मेडिकल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मेडिसिन के जादूगर यानी कि एनेस्थेटिक की। हमारे साथ आज एनेस्थेटिक है डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी साहब, जो कि सीनियर एनेस्थेटिक हैं। इन्होंने यूजी 1992 में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से किया हुआ है। इन्होंने पीजी की डिग्री 2000 में पीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से ली है। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये एनेस्थेटिक होते कौन हैं, इनका काम क्या है और मरीजों के इलाज में इनकी भूमिका क्या है? देखिए, एनेस्थेटिस्ट जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। जैसे एमबीबीएस ग्रेजुएशन है हम लोग की, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग चीज़ों में होती है, सर्जरी, मेडिसिन। इसी तरह हम लोगों का एनेस्थीसियोलॉजी में हम लोग पीजी रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेन वो है कि काम जो है कि कोई भी आदमी सर्जरी के थ्रू, मान लो उसको सर्जरी की कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन है, तो उसका ऑपरेशन, जिससे वो हेल्दी लाइफ आगे जी सके, है ना, उसकी लाइफ स्पैन बढ़े, तो इसके लिए जो है एनेस्थेटिस्ट हम लोग की ब्रांच होती है कि वो सर्जरी अच्छी तरह हो जाए, आउटकम अच्छा रहे उसका, और वो हेल्दी लाइफ जिए। इसका ये काम हम लोग का। ऑपरेशन भी हो जाए, मरीज के शरीर पे कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी ना हो, जी हाँ, मतलब मेन मकसद ये है कि सर्जरी आराम से हो जाए, उसकी मतलब कोई प्रॉब्लम ना है, पेन नहीं होना चाहिए, और सर्जन्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा मेन वो ये है कि उसकी सर्जरी आराम से परफॉर्म हो जाए, ठीक है, मेन इसमें ये है। इसके अलावा आजकल एनेस्थेटिस्ट जो है पेन क्लिनिक भी चला रहे हैं, और आईसीयू मैनेजमेंट भी हम लोगों का काम हो गया आजकल, आज के डेट में। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि मरीज के ऑपरेशन से पहले मरीज का जो असेसमेंट होता है वो ज़रूरी क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है मरीज का असेसमेंट। कोई भी पेशेंट एनेस्थीसिया या सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसको एनेस्थेटिस्ट से एक बार मिलना ज़रूरी है, जिसको हम लोग पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं, या प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। तो उसका मेन मकसद ये है कि हम या मरीज अपने एनेस्थेटिस्ट को जाने कि भाई कौन डॉक्टर हैं, क्या करते हैं। तो उसके बाद जो हम एनेस्थेटिस्ट जो होता है उसके फिजिकल और मेडिकल इलनेस के बारे में भी उसको पता चलती है मुलाकात से, मरीज़ के बारे में, उसकी पास्ट हिस्ट्री, जितनी भी वो आज तक दवाइयाँ खा रहा है, कितनी उसकी सर्जरी हुई है उससे, क्योंकि उसको कोई सर्जरी हुई है मान लो, तो उसमें हम लोग को हेल्प मिलती है कि भाई एक बार एनेस्थीसिया हो चुका है, उसको अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कि कोई उसको जी हाँ, आउटकम जी हाँ, कि उसको डिजीज़ कौन कौन सी है, एक बारे में उसको पूरा फिजिकल, मेंटल, उसको पूरा असेसमेंट हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए ये पीएससी क्लिनिक बनाई गई है। अच्छा, तो सर ये बताइए, मोटा मोटा जो एनेस्थीसियोलॉजी है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम? एनेस्थीसियोलॉजी या पीएससी क्वेश्चन है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जो होता है। तो देखिए, प्री एनेस्थीसिया चेकअप में हमारे मेन जो कंपोनेंट होते हैं उसमें 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। हिस्ट्री होता है नंबर 1, नंबर 2 मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन होता है। और फिर एक छोटा सा भाग होता है उसमें प्री मेडिकेशन बोलते हैं उसको, कि आपको सर्जरी से पहले मरीज को कुछ दवाइयाँ दी जाती है, एक दिन पहले या सुबह या एक दिन रात को, ताकि उसकी सर्जरी के दौरान वो आराम से रहे, या उसमें कोई एंजाइटी, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। जी, संक्षेप में थोड़ा हम लोगों को ये बताइए डॉक्टर साहब कि मरीजों का मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से आप लोग करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले जब हम लोग विजिट आता है, मरीज आता है, तो हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम पूरा उसका जो है पास हिस्ट्री, मतलब कोई डिजीज़, क्या वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, क्या काम करता है, उसके बाद जितने भी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, मान लो थायराइड चल रही है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कब से है, कितना है, उसका पूरी हिस्ट्री लेते हैं पूरी। और जो भी उसके सर्जरीज हुई है उसके बारे में उससे पूरा ब्यौरा लेते हैं। उसका मेन मकसद ये होता है कि पूरा मरीज़ का पूरा स्टेटस, उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भाई जो अगर इसका बीपी है तो कंट्रोल है कि नहीं है,
तो ये इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है मरीज को। वाइटल्स उसके देखे जाते हैं कि भाई इसको वाइटल्स अगर कुछ आगे पीछे हो तो उसको दवा देके कंट्रोल कर ले। हाँ, वाइटल्स में मतलब यही है कि उसका जो भी वो दवाइयाँ ले रहा है कुछ रहा है तो कंट्रोल है कि नहीं है, तो पूरी हिस्ट्री में उसका A to Z हम लोग काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब के बारे में आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि डॉक्टर साहब BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से PG की डिग्री लिए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में BRD मेडिकल कॉलेज जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए जाना जाता है। पूरे यूपी में हर साल जापानीज इंसेफ्लाइटिस से जितनी कैजुअलिटी होती है उसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी पूर्वांचल के BRD मेडिकल कॉलेज का ही होता है। तो डॉक्टर साहब से मैं कुछ जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में ही जानना चाहूँगा कि सब कैसे टैकल करते थे वहाँ। देखिए, वैसे तो हम लोग तो वहाँ पे जैसे इंटेंसिव स्टेज से काम करते थे बीच में, लेकिन ये पूरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट वहाँ पे है तो वो देखते थे, लेकिन काफ़ी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती थी इसमें, काफ़ी बच्चे हर साल। लेकिन अब शायद गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया तो अब टीके लगने शुरू हो गए उसके, तो इसमें मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है। अदरवाइज हर साल जो है बड़ा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी काम किया है और आउटकम अच्छे हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि 4-5 सालों से जेल के केस भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। जी जी, अदरवाइज ये जितनी बेल्ट थी पूरी तराई वाली, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पब्लिक को। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेहोशी देने से पहले मरीज कहता है कि अरे हम गए थे फला हॉस्पिटल गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि ये ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन से पहले बेहोशी देनी है, लेकिन उससे भी पहले आपको जांच करानी पड़ेगी। तो बेहोशी से पहले जांच कराना इतना आवश्यक होता क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, हमने बताया था कि प्री एनेस्थीसिया चेकअप में 3 पार्ट है। हिस्ट्री में तो हमने पूछ लिया पूरा। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट जो आप पूछना चाह रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या आप देखते हैं उसमें, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका जनरल अपीयरेंस से लेके कि भाई हेल्दी है, कितना उसका ओबेसिटी तो नहीं है, उसके बाद एनीमिक तो नहीं है, पेल तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, अपीयरेंस पूरा है ना, कहीं लिम्फ नोड वगैरह जो भी है वो अपीयरेंस मतलब सामने इंटरेक्शन करके देखा, कंजक्टिवा देखते हैं ना पिलर, तो फिजिकल अपीयरेंस ये हुआ। उसमें पल्स BP सब एग्जामिनेशन हो जाता है एक किस्म से, जनरल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम लोगों के उसमें हम लोग एक होता है एयरवे देखना मरीज का, तो एयरवे मीन्स हम उसके थिक नेक तो नहीं है ना, उस टीथ का स्टेटस देखा जाता है, आर्टिफिशियल डेंचर तो नहीं है, लूज तो नहीं है, प्रोट्रूडिंग तो नहीं है। ये अगर GA देना हो, जरूरत पड़े कि इंटुबेशन करना हो तो उसमें कोई दिक्कत ना है? नहीं, GA हो या कोई भी है, जब आप प्री एनेस्थीसिया से पहले आप उसका एयरवे मैनेजमेंट, माउथ ओपनिंग से लेके हर चीज़ जाननी जरूरी है, क्योंकि मान लो किसी भी चीज़ से रिस्पायरेटरी अरेस्ट हुआ, कुछ हुआ, तो आप इंटुबेशन या उसको आप हेल्प आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देने जा रहे हो, कुछ अब एयरवे आपको स्टेटस से नहीं पता तो आप तो प्रॉब्लम आ जाएगी पेशेंट को। तो इसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में इससे लेके चेस्ट देखते हैं, है ना, चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रेप्स ब्रोंकाई, फिर CVS एग्जामिनेशन होता है, उसमें मरमर्स तो नहीं है ना, और उसके बाद ECG, एक्सरे ये सब देखा जाता है। और अगर उसको जैसे एजमा की हिस्ट्री है तो पल्मोनी फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। अगर ECG में ज़्यादातर हम लोगों के दर्शक डॉक्टर साहब इसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और इस प्रोफेशन से होने के नाते मैं चाहूँगा कि उनको ये जानकारी मिले कि ये ग्रेडिंग क्या होती है डॉक्टर साहब, और मरीजों की ग्रेडिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप में हम लोग अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने ASA ग्रेडिंग बनाई हुई है, ASA, तो उन्होंने 5 ग्रेड बनाए हुए हैं उसके, तो मरीज की कंडीशन देख के उस ग्रेडिंग बनाई जाती है कि एनेस्थीसिया के हिसाब से कैसा है वो। तो जैसे ASA 1 बोला जाएगा तो उसमें मरीज को कोई बीमारी नहीं रहती, हेल्दी मरीज है, उसका जनरल अपीयरेंस, कोई उसको सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, तो वो नंबर 1 में डाला गया। नंबर 2 जो ग्रेडिंग है ASA 2, उसमें उसको माइल्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे माइल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, हल्का फुल्का शुगर है, कुछ दवाइयों से कंट्रोल है, या हल्की फुल्की थायराइड, तो उसको सेकंड ग्रेड माना जाता है ASA 2। थर्ड में इसी तरह से थोड़ा सिस्टमिक डिजीज़ ज़्यादा है ना, MI है लेकिन हल्का फुल्का आया, कभी चेस्ट पेन हुआ, कभी
तो थर्ड में आता है। फोर्थ में थोड़ा सिस्टमिक डिजीज़ ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की आ जाती है, ठीक है, एमआई हो चुका है, स्ट्रोक हो चुका है, जी जी ठीक है, तो वो आती है। 5 में जो है बिल्कुल सीरियस केस आते हैं जिनको मोरिबंड कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही 24 घंटे जिएगा या ये जिएगा, तो वो मतलब इतना रिस्क होता है उसमें, तो वो 5 नंबर ग्रेड माना जाता है, बोला जाता है उसको, ठीक है। ये डॉक्टर साहब बताएं कि ऑपरेशन वाले दिन जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है, जी जी। तो किन चीज़ों का विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए मेडिकल अटेंडेंट? 6 घंटे का जो है फास्टिंग चाहिए, और 4 घंटे अगर लिक्विड लिया है तो उसकी फास्टिंग चाहिए। मतलब स्टमक एम्प्टी हो, बिल्कुल किसी, बिल्कुल। किसी तरह के मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें ये होता है कि अगर आपने फुल स्टोमक है और उस पर जीए दिया आपने, मान लो, तो जीए में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, तो वो जो गले में रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, गले में जो है फेरेंजियल लैरिंजियल रिफ्लेक्स, ये स्लगिश हो जाते हैं दवाइयों से। तो जब स्लगिश हो जाते हैं तो अगर उसने रिगर्जिटेट किया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है दवाइयों से, स्कोलिन से, अगर वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो वो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर आएगा गले में, और वहाँ जब रिफ्लेक्स आपके है ही नहीं, रिफ्लेक्स जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो पुअर है, तो एस्पिरेट कर जाएगा, और एस्पिरेशन से जो है निमोनाइटिस हो जाएगी, और फिर आगे कॉम्प्लिकेशन ARDS या रिस्पायरेटरी फेलियर की तरफ मरीज चला जाएगा। तो रिस्क ये माने। डॉक्टर साहब, ये प्री मेडिकेशन क्या है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ, प्री मेडिकेशन का मकसद ये है कि मरीज तनाव में रहते हैं कि भाई सर्जरी होगी हमारी, हमारा शरीर कटेगा, पेन होगा, तो उससे पहले हम लोग जो है पेशेंट्स को कुछ बेंजोडाइजेपिन्स टाइप की दवाइयाँ, जैसे एल्प्रेक्स है ना, वैलियम, और इस तरह की दवाएं देते हैं, या फिर एंटासिड दी जाती है ताकि उसको एसिडिटी कम हो, तनाव को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, और ताकि वो बिल्कुल एंजाइटी मुक्त हो और उस है ना डर न लगे उसको। ये सब इसका मकसद ये है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने लखनऊ के फातिमा जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे भी डॉक्टर साहब का भी सराहनीय योगदान रहा है अपने काम को लेके। और डॉक्टर साहब बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, लेकिन यहीं पे पढ़ाई लिखाई और यहीं पे अपने कर्म भूमि यही उत्तर प्रदेश में ही बना दिया। अब यहीं पे पूरी तरह से सब सेटल हो गए हैं, और लखनऊ सहित लखनऊ के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से जितने भी मरीज आते हैं, ज़्यादातर मरीजों को डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं अच्छे से प्रदान करते हैं। और इनके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि मरीजों से डॉक्टर साहब को बड़ा आत्मीय लगाव होता है। मरीज घबराया हुआ रहता है, उसको कैसे रिलैक्स करना है, उसको कैसे समझाना है कि उसका BP न बढ़ने पाए, हाइपरटेंशन न होने पाए, या फिर मरीज इतना वो न हो, इतना गड़बड़ ना हो जाए कि वो ऑपरेशन से भागने लगे। मेंटली पूरी तरह से पेशेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। ईश्वर ने सर के अंदर ये बहुत बड़ी काबिलियत दी है। सर से हम ये जानना चाहेंगे कि बेहोशी की दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी दें डॉक्टर साहब आप। ऐसा, हाँ, एनेस्थीसिया की दवाइयाँ जो एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो कई तरह के होते हैं। नंबर 1 जैसे इनहेलेशन एजेंट होते हैं, जिसमें पहले ज़माने में क्लोरोफॉर्म था, ईथर था, अब आजकल हेलोथेन है, आइसोफ्लूरेन है। बहुत पहले तो सब राजा महाराजाओं के ज़माने में शायद दारू भी पिलाया जाता था। अल्कोहल, हाँ, ये माना था कि अल्कोहल एनाल्जेसिया के लिए अल्कोहल, इसमें एडवांसमेंट आ गया है, इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई है कि अब आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन टाइप की चीज़ें आ गई जो शॉर्ट एक्टिंग है, और पेशेंट इंट्राऑप जो है बड़ा स्मूथ रहता है, BP कंट्रोल रहता है। ये इनहेलेशन एजेंट है। अच्छा, मतलब मरीजों के किडनी, लीवर और बिल्कुल है, इटोमिडेट है, ये सब दवाइयाँ आ गई है। उसके बाद ओपियाइड्स हैं, एनाल्जेसिक एजेंट, इस तरह की 3-4 ग्रुप हम लोगों की दवाइयों के, ये सब दिए जाते हैं। लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि एक औरत की डिलीवरी होनी है, और
टाइम उसका पूरा हो चुका है, इतना सीवियर पेन होता है। और वो बेचारी जैसे ही आते हैं, आपने देखा थोड़ी सी दवा दी और उसको दर्द एकदम जैसे जादू की तरह खत्म हो जाता है। तो ये पेनलेस मैनेजमेंट जो होता है सर, ये होता क्या है और इसको करते कैसे हैं आप लोग? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें जो हम लोग एनेस्थीसिया ब्रांच में एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक रीजनल एनेस्थीसिया होता है। जी जी तो रीजनल में हम लोग जो है ब्लॉक्स लगाते हैं, उसके बाद स्पाइनल होता है, एक होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जी जी। तो इसमें जो आपका उद्देश्य पूछने का ये है कि पेनलेस डिलीवरी, मतलब हाँ, पेन ना कि हो और दर्द डिलीवरी। भी ना हो और डिलीवर्ड हो जाए, या फिर बंद का पेशेंट है, जी जी जी। इतना सीवियर पेन होता है, थोड़ी सी आपने दवा दी हाँ, तो दर्द उसका गायब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एपिड्यूरल में इसमें क्या होता है कि एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं हम लोग, अच्छा और उसके थ्रू जो है हम लोग अपनी जो सेंसोरकेन 0.25 बिल्कुल माइल्ड डोज में है, या ये जैलोकेन, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है माइल्ड डोज में। तो इसका मकसद ये होता है कि हम जो है पेन के सेंसेशन ख़त्म कर दें जी जी और बाकी जो मोटर है वो रहे। जी। तो उसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, स्टेजेस जो लेबर, वो अपना चलता रहेगा, और उसमें जो टच पेन टेम्परेचर वो लॉस हो जाएगा। मतलब सेंसरी नर्व को कंट्रोल कर लेते हैं आप लोग, मोटर अपना नेचुरली काम करता बस मोटर अपना चलता रहेगा, तो उसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे, बच्चा डिलीवर हो जाएगा बिना पेन के। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये टाइम थोड़ा इनमें लगता है। तो ये बहुत अच्छी आने वाले टाइम पे ये काफ़ी जी जी। आम जनता के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। हमें आशा है कि आज सर के साथ बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। सो न्यूज़ में सर आए, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। थैंक यू। और सो न्यूज़ के मेडिकल सीरीज में आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।